हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण चैप्टर को। ठीक है जी, 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। प्रारंभिक प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे है, कौन से वर्णक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ये सारी बातें हम लोग और अब तक हम लोग जानते गए हैं। शुरुआत हम लोग अब तक जानते गए हैं। प्रारंभिक प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पे और कौन से वर्णक भाग लेते हैं, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज चालू कर रहे हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। ओके, चलिए चालू करें। प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रासायनिक माध्यमों जैसे एटीपी एनएडीपीएच का निर्माण होता है। तो प्रकाश अभिक्रिया या इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। इसके लिए जो टर्म यूज हो रहा है वो टर्म है लाइट रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश रसायन चरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल, प्रकाश रसायन, फोटोकेमिकल। तो प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन या प्रकाश रसायन चरण, फोटोकेमिकल। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। इसमें हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फिर हो रहा है जल विघटन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल विघटन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? प्रकाश अवशोषण हो रहा, प्रकाश को अवशोषित किया जा रहा, जल विघटन हो रहा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा, ऑक्सीजन निष्कर्षण, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलेगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों का निर्माण, हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा केमिकल इंटरमीडिएट, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का निर्माण हो रहा है, जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच। ये काम हो रहे हैं लाइट रिएक्शन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा, प्रकाश अवशोषित हो रहा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल विघटन हो रहा, ऑक्सीजन निष्कर्षण, ऑक्सीजन निकल रही है, तथा हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा के रासायनिक माध्यमिकों का निर्माण हो रहा, एटीपी एनएडीपीएच, जिनका कि इस्तेमाल अगले स्टेप में डार्क रिएक्शन में, प्रकाश अभिक्रिया के बाद डार्क रिएक्शन, जिनका कि इस्तेमाल अगले स्टेप में डार्क रिएक्शन में होगा और ग्लूकोज सिंथेसिस कर ली जाएगी, ग्लूकोज बना लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रकाश अभिक्रिया की प्रक्रिया के क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या होता है इस दौरान पे। प्रकाश अवशोषण होता है, पहला बात है प्रकाश अवशोषण होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल विघटन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, साथ के साथ हाई एनर्जी केमिकल जो इंटरमीडिएट बने, एनएडीपीएच बने, एटीपी बने, और ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ऑक्सीजन निष्कर्षण हुआ। ये 4 बातें हुई, इसको आप अंडरलाइन करिए, यहाँ पे आगे बढ़िए, क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। प्रकाश पर अभिक्रिया में कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ वर्णक 2 सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिन्हें फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, में गठित होता है। तो इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित हैं और यहाँ वर्णक जो केमिकल पिगमेंट्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं वर्णक, 2 सुस्पष्ट प्रकाश रासायनिक, 2 स्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में LHV लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, प्रकाश रासायनिक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में गठित होता है। तो यहाँ जितने भी वर्णक हैं, वर्णक कौन से, उन लोगों ने पिछली बार देखे, पेपर क्रोमेटोग्राफी किया तो आपने देखा कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड हैं वर्णक जो इसमें काम करते हैं। तो अनेक वर्णक, यहाँ वर्णक जो हैं
दो सुस्पष्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में गठित है। इन्हें खोज के क्रम में नाम दिए गए, ना कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अभिक्रम में। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये जो नामकरण इनका किया गया है, ये पहले किसकी खोज हुई उस आधार पर किया गया है, ना कि इस आधार पर कि प्रकाश प्रक्रिया को जब हम डिस्कस करेंगे तो किसका पार्टिसिपेशन पहले आएगा। पहले PS2 का जिक्र आएगा, फिर PS1 का जिक्र आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जब हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं तो पहला जो योगदान, जो पहला जिक्र आ रहा है वो PS2 का आ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन सा फोटो सिस्टम अपना पहला रोल प्ले करने जा रहा है, उस क्रम के आधार पे इनका नामकरण नहीं किया गया, बल्कि इनका नामकरण इस आधार पे किया गया है कि कौन सा फोटो सिस्टम की खोज पहले हुई है। तो फोटो सिस्टम 1 की खोज पहले हुई है, हालांकि प्रकाश अभिक्रिया की जब हम लोग क्रम को समझेंगे तो उसमें फोटो सिस्टम 1 का जिक्र फोटो सिस्टम 2 के बाद आएगा। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि इनको खोज के क्रम में नाम दिए गए हैं, ना कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान उनके काम करने के अनुक्रम में। ठीक, चलिए आगे चलिए। LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना किससे है? प्रोटीन से आबद्ध, प्रोटीन से आबद्ध, प्रोटीन से बंधे हुए, कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन और एसोसिएटेड विद प्रोटीन हजारों वर्णक है। तो थाउजेंड्स ऑफ पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, हजारों वर्णक जो प्रोटीन से आबद्ध है, हजारों वर्णक अणु जो प्रोटीन से आबद्ध है, उससे बनता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो सुस्पष्ट अलग अलग है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणु से बना होता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी सभी होंगे, कैरोटिनॉइड्स होंगे और ज़ैंथोफिल भी होंगे। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के। तो एक अणु क्लोरोफिल का वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। तो क्लोरोफिल ए के एक अणु को छोड़ के बाकी सारे वर्णक पार्टिसिपेट करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बनने में। तो प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु को छोड़ के, तथा LHC का निर्माण करते हैं जिसे एंटीना कहते हैं। तो प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक हैं, एक वर्णक को छोड़ के जो बनाएगा रिएक्शन सेंटर, तथा LHC का निर्माण करते हैं। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिन्हें एंटीना कहते हैं, और इसे हम एंटीना कहते हैं। तो ये सब ने मिलके बनाया एंटीना, और ये हो गया रिएक्शन सेंटर। एंटीना और रिएक्शन सेंटर मिलके हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र। तो जितने भी वर्णक हैं, सभी वर्णक, सभी मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का छोड़ के। लाइट पड़ी इन पे, लाइट पड़ी, ये उत्तेजित हुए और इन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी किसको? रिएक्शन सेंटर को। तो ये सारे एंटीना की तरह काम कर रहे हैं। ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर अलॉन्ग विद एंटीना, फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं, हर फोटो सिस्टम में सभी वर्णक है, केवल एक अणु को छोड़ के क्लोरोफिल ए के, तथा LHC का निर्माण करते हैं। ये बना देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे एंटीना बोल रहे हैं, एंटीनी। यह वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। तो ये अलग अलग एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं, ये फोटोसिंथेसिस जो हो रहा, प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा, उसको सुचारू रूप से, या कहिए मोर एफिशिएंट और अधिक दक्ष बना रहे। मोर एफिशिएंट, अधिक दक्षता के साथ काम कर पाएगा हमारा फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जिस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, उसको, उसकी एनर्जी को हो सकता है इसके सहायक रंग तत्व अवशोषित कर ले। और इधर भाई ये घर से कमाने निकला, ये केवल 200 के नोट और 500 के नोट कमा रहा।
ये 2 के, 5 के, 10 के, 50 के नोट इसको नहीं समझ में आ रहे, उसको नहीं पहचान पा रहा, इसकी समझ में वो रुपए नहीं है। लेकिन ये बाकी के जो मजदूर लगे हैं वो 2, 5, 10, 20 सभी कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, आखिरी में चंदा करके सारा पैसा यहाँ दे दिया। तो बेसिकली तो इसने इसकी बढ़ गया ना, इसका कैपिटल बढ़ गया, इस पर एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरंग दैर्ध्य को ये ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा, हो सकता है दूसरे रंग तक उसको ऑब्जॉर्व कर ले और एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, यही होता है। तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण को और अधिक दक्ष बनाता है। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए मेक्स द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए का एक अणु याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए का एक अणु, 1 एटम ऑफ क्लोरोफिल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल मेक्स द रिएक्शन सेंटर, फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। दोनों फोटो सिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक है। तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर अलग है और फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर अलग है। फोटो सिस्टम 1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है। तो क्लोरोफिल ए का फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर का जो बना हुआ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से, उसका अवशोषण 6, वो मैक्सिमम किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो बना रहा है रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 1, वो रिएक्शन सेंटर जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो 700 नैनोमीटर की है। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बना रहा है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसको एब्जॉर्ब कर सकता है 700 नैनोमीटर की है। फोटो सिस्टम 2 में अवशोषण शीट 680 नैनोमीटर का, और फोटो सिस्टम 2 में ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है। तो फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो 680 की है, जबकि फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर जो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो 700 नैनोमीटर की है। तो इसके लिए हम लोग P700 टर्म यूज़ करते हैं क्लोरोफिल ए के रिएक्शन सेंटर के लिए, और क्लोरोफिल 2 के रिएक्शन सेंटर के लिए हम लोग P680 टर्म यूज़ करते हैं। फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के लिए वी यूज़ द टर्म P680, whereas फोटो सिस्टम 1 के लिए वी यूज़ द टर्म P700। ओके, ये हुआ आपका फोटो सिस्टम के बारे में जानकारी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप, या प्रकाश अभिक्रिया का एक हिस्सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन, और हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन परिवहन। फोटो सिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, अभी हम लोगों ने बात करी। तो फोटो सिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। तो फोटो सिस्टम P680 जो रिएक्शन सेंटर जिसको हम लोग P680 से, इस पर पड़ रही लाइट, इनने लाइट एब्जॉर्ब करी और मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो 680 नैनोमीटर की है। ये किस क्षेत्र में आ रही है? ये आपकी विजुअल स्पेक्ट्रम के रेड कलरेशन वाले जोन में आ रही है। ये 680 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ होगी वो रेड कलर की होगी। तो इससे जब इस पर पड़ रहे हैं रिएक्शन सेंटर पे ये सूर्य की किरणें 680 नैनोमीटर वाली, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने से इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है।
इसे इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता, और ये इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में चला गया, उच्च ऑर्बिट में चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्राही इसको ले लेता, और इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिनमें साइटोक्रोम होता पहुंचा दिया जाता। तो फोटो सिस्टम 2 के एक्साइटेशन से एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन ग्राही ने उसको एक्सेप्ट किया, और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन में उसको दे दिया, जिसमें साइटोक्रोम होते हैं। ठीक है, पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉन की यह गति अधोगामी है। अब ये डाउन द ग्रेडियंट, अधोगामी, नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आता है। तो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन पोटेंशियल के स्केल पे, रिडक्शन पोटेंशियल के स्केल पे ये इलेक्ट्रॉन अब अधोगामी मूव करता है। अधोगामी तो ये कोई वो माउंट एवरेस्ट की चोटी से लुढ़कता हुआ नहीं आ रहा, ये इलेक्ट्रॉन जो हम बोल रहे हैं लुढ़क रहा है या मूव करता हुआ आ रहा है, वो रिडक्शन पोटेंशियल के स्केल पे, कि रिडक्शन पोटेंशियल मानिए -10, उसके बाद -9, उसके बाद -8, उसके बाद -7, उसके स्केल पे लुढ़कता हुआ आ रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ने ले लिया, और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिन्हें साइटोक्रोम कहते हैं, पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की यह गति अधोगामी है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ये डाउन द ग्रेडियंट है, अधोगामी है, नीचे की तरफ है, जो अपचयोपचय विभव मापन, अपचयोपचय विभव मापन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल के रूप में है। रिडक्शन पोटेंशियल स्केल के रूप में है। तो ये जो डाउन द ग्रेडियंट अधोगामी मूवमेंट हो रहा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता चला जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, जब ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो कि विभिन्न प्रोटीन से बनी है, साइटोक्रोम से और हमारे आयरन सल्फर कंपाउंड से बनी है, जब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं एक ग्राही से दूसरे ग्राही पे, तब उनका उपयोग नहीं होता, तो उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको फोटो सिस्टम 1 के वर्णकों को दे दिया जाता। तो मानिए यहाँ पे 3 बंदे खड़े हैं, इसने कोई पैकेट पकड़ा, वो पैकेट पकड़ के इसने इसको दे दिया, और वो पैकेट इसने इसको दे दिया, और वो पैकेट फाइनली यहाँ आ गया। तो पैकेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक एग्जांपल आपको दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को लेके आगे अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। तो पैकेट जो मिला, मानिए उसमें पिज़्ज़ा है, इन्होंने पिज़्ज़ा खाई नहीं, इन्होंने पिज़्ज़ा पैकेट समेत आगे दे दी, आगे दे दी, आगे दे दी, और फाइनली वो पैकेट कहाँ आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे आ जाएगा। हाँ जी, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरते हैं, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में अधोगामी, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से अधोगामी मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तब उनका उपयोग नहीं होता, और ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते, यूज़ नहीं होते, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम PS1 के वर्णकों को दे दिया जाता। इसके साथ ही साथ PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है। तो इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे आइए आगे देखते हैं, डायग्राम को हम लोग लाते हैं पिक्चर में और अब समझते हैं। देखिए, लाइट की किरणें पड़ रही हैं, फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 और 1। ये फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर है, ये फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है। हम लोगों ने बोला, जब हम प्रकाश
अभिक्रिया को समझेंगे तो पहले जिक्र किसका आएगा, फोटो सिस्टम 2 का। फोटो सिस्टम बने किसके हैं, तो डिफरेंट जो जितने भी रंग तत्व हैं सभी पार्टिसिपेट करते हैं, केवल एक क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को छोड़ के। इन पे जब लाइट पड़ रही है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसको दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को। तो ये एंटीने की तरह काम कर रहे हैं। अब रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला गया एक्साइट होके, उसको किसने पकड़ा, उसको एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन ग्राही ने, और इलेक्ट्रॉन ग्राही ने उसको दे दिया वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन में। तो यहाँ पे सबसे पहला है प्लास्टोक्विनोन, फिर है साइटोक्रोम B6F, फिर है प्लास्टोसाइनिन। ये आपका ओल्ड एडिशन NCERT का डायग्राम है। नए एडिशन में ये नाम दिए हुए प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन। फिर से याद कर लीजिए, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और फिर प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएगा, ये ETS जो इसने सीधे ही लिख दिया, इलेक्ट्रॉन ग्राही ने एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आ गए ETS से, और कहाँ आ गए, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे आ गए। इस पर भी तो लाइट पड़ रही है। इसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया, उसको किसने पकड़ा, उसको दूसरे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैच किया, पकड़ा। इस बार ये ऊर्जा से तो उत्तेजित हुए जब 700 नैनोमीटर की, इसकी जो पीक था 680 नैनोमीटर, इसकी पीक है मैक्सिमम जो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है 700 नैनोमीटर। एक मिनट बच्चों, ज़रा देख लूँ मैं, किसी बच्चे ने कुछ पूछा है क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। तो इस बार ये ऊर्जा से प्रचुर, चलिए यहाँ से साथ ही साथ PS1 का अभिक्रिया केंद्र, PS1 तक आ गए। फोटो सिस्टम 2 से निकले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको ग्रहण किया, उसके बाद वो डाउन द ग्रेडियंट रिडॉक्स पोटेंशियल के अधोगामी मूव होते हुए प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F और फिर प्लास्टोसाइनिन से रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 के आ गए। अब फोटो सिस्टम 1 पे भी तो लाइट एनर्जी पड़ रही है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ये हायर ऑर्बिट में गए, तो यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जिसने उसको ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है, तथा यह अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचोपचय विभव अधिक हो, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रहण कर रहा है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल और अधिक है, वो हायर है इससे। ये अगर 20 मिलीवोल्ट या समथिंग लाइक दैट, तो ये 30, 40, 50 मतलब इससे हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे उसका रिडॉक्स पोटेंशियल है। तो ये इस बार जो इलेक्ट्रॉन निकले उसको जिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, इलेक्ट्रॉन ग्राही ने एक्सेप्ट किया है, उसका रिडॉक्स पोटेंशियल इस वाले एक्सेप्टर के रिडॉक्स पोटेंशियल से हायर है। ये देखिए उसके ऊपर दिखाया गया, इस लेवल के ऊपर दिखाया गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले PS1 से रिएक्शन सेंटर से, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ लिया, एक्सेप्ट किया। PS1 का रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाते हैं, और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल अपचोपचय विभव अधिक को स्थानांतरित हो जाता है, हो गया। यह इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट फिर से आएंगे, परंतु इस बार वह ऊर्जा से भरपूर NADP अणु की ओर जाते हैं, लेकिन इस बार उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, NADP प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। NADP प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म में NADP है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और प्रोटॉन स्ट्रोमा से ले लेगा तो ये NADPH2 बना देगा।
ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी गति करते हैं, परंतु इस बार वह ऊर्जा से प्रचुर NADP प्लस अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन NADP को रिड्यूस करके NADPH को बनाते हैं। NADPH प्लस H प्लस बना दिया। तो NADP प्लस ने इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आए, और H प्लस प्रोटॉन उसने ले लिए हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया NADPH प्लस H प्लस में। ये उसमें रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है। तो ये रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गई, रिड्यूस हो गया ये। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना, ये इलेक्ट्रॉन्स NADPH को अपचयित कर NADPH प्लस H प्लस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिखरोपरिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अनुग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADPH को अपचयित कर देना कर बनने तक होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की ये सारी की सारी जो योजना है, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है PS2 से चालू हुआ, शुरू होके शिखरोपरिग्राही की ओर, हायर ऑर्बिट की ओर गया। इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखला से होते हुए इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाने के बाद वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक आया, PS1 तक आ गया। इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अब PS1 में लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन फिर से उत्तेजित हुए, मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, अगले ऑर्बिट में चले गए, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना। अन्य ग्राही में स्थानांतरण, फिर से ये शिखरोपरिग्राही गया, और अंत में अधोगामी होके बाद में ये डाउन द ग्रेडियंट आते हुए NADP प्लस को अपचयित कर देता है। NADP प्लस को अपचयित करके NADPH बन गया, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गई के बनने तक होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की ये जो प्रोसीजर है, इसको हम लोग Z स्कीम भी बोलते हैं। क्यों Z स्कीम बोलते हैं? देखिए, जब इसका हम ये चलने का इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अगर हम रेखांकित करें तो एक ये जो लेटर बना, ये लेटर Z, तो इसको Z स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की ये सारी योजना, कौन सी योजना? जो PS2 से शुरू होके शिखरोपरिग्राही की ओर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर से उत्तेजित हुआ। अन्य ग्राही, इस बार दूसरा एक्सेप्टर है, सेम ग्राही नहीं है, अलग ग्राही है, जिसका कि रिडॉक्स पोटेंशियल इसकी तुलना में हायर है, ऊपर है। अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंततः अधोगामी होके NADP प्लस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अधोगामी होके NADP को उसने रिड्यूस कर दिया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो रिएक्शन होते हैं। रिडक्शन क्या है? अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन किसी कार्बनिक यौगिक से अटैच हुआ, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका रिड्यूस हो गया। तो इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए यहाँ से, और प्रोटॉन कहाँ से ले लिए? स्ट्रोमा से। तो हाइड्रोजन एटम ले लिया। तो NADP प्लस था, NADP प्लस वो क्या बन गया? वो बदल गया NADPH प्लस H प्लस में। NADP प्लस जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था वो रिड्यूस हो गया, NADPH H प्लस में बदल गया, NADPH2 में बदल गया, NADPH प्लस H प्लस में बन गए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की ये सारी योजना PS2 से शुरू हो गए शिखरोपरिग्राही की ओर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, फिर से उत्तेजना, अनुग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADP को अपचयित करते हुए NADP प्लस H बनाने तक होती है। यह सारी योजना Z के आकार की, जैसा कि अभी मैंने बात करी, इसीलिए इसे Z स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, ओके, इसीलिए इसे Z स्कीम भी कहते हैं। यह आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रमानुसार एक
अपव्यय विभव माप पे हूँ। यह स्कीम या आकृति तब बनती है जब सभी वाहक क्रम के अनुसार एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर हो, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे हो, तब ये स्कीम बनती है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। ठीक है जी। तो प्रकाश अभिक्रिया की हम लोगों ने बात करी, और प्रकाश अभिक्रिया के बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जल का विघटन। जब आप पूछेंगे, कब आप पूछेंगे? जब आपके मन में आएगा। मानिए आपके मन में आया, बैठे बैठे ख्याल आया, मैं आ गया, बैठे बैठे ख्याल आया तो पूछ लिया। जब आप पूछेंगे कि PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति नियंत्रण करता है, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए और लौट के वापस अपने देश नहीं आए, खप गए, NADP ने ले लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति की निरंतरता कैसे बनी रहती है? PS2 कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है? वह इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरों को ले लेनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गए, आपने रुपए खर्चा किए अपनी गुल्लक से निकाल के, तो रुपए कमाने भी है, वरना गुल्लक खाली हो जाएगी, तो उसकी जगह निश्चित ही दूसरे को इलेक्ट्रॉन को ले लेनी चाहिए। जल विघटन का संबंध PS2 से है, जल विघटन का संबंध PS2 से है, फोटो सिस्टम 2 से। ठीक है। जल H+O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है 2H2O, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पर 4 प्रोटॉन प्लस O2, और यहाँ पे इसने 2H2O ना लिख के H2O लिख दिया। तो 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2H2 4 प्रोटॉन, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन, यहाँ पे O2, तो यहाँ पे O लिख दिया खाली। तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, प्रोटॉन जनरेट हुए, और ये मॉलिकुलर फॉर्म ऑक्सीजन जनरेट हुआ। तो जल H+ में, प्रोटॉन में, मॉलिकुलर ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन में विघटित हो गया। इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। तो नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस शुद्ध उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। फोटो सिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फोटो सिस्टम इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, उसकी भरपाई कौन कर रहा? फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन। और फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन कर रहा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के इलेक्ट्रॉन को इधर फोटो सिस्टम 2 को दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसने रिएक्शन दिखाया 2H2O 4H। हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जल विघटन PS2 से संबंधित है तथा यह थाइलाक्वाइड की झिल्ली के भीतर की ओर होता है। तो थाइलाक्वाइड क्या थे? झोले नुमा, सैक नुमा स्ट्रक्चर थे, लिफाफे नुमा स्ट्रक्चर थे, जो आपको क्लोरोप्लास्ट के ग्राउंड सब्सटेंस में मिलते हैं। थाइलाक्वाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर, झोले नुमा, और इन्हीं की मेम्ब्रेन पे है फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 और ETS, सब कुछ यहीं पे है। पूरा खेला यहीं हो रहा, खेला हो गए, खेला पूरा यहीं हो रहा। और इससे अंदर की तरफ क्या है? इससे अंदर की तरफ है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर की तरफ है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो थाइलाक्वाइड के ल्यूमन की तरफ होता है। हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि जल विघटन PS2 से संबंधित है, जो थाइलाक्वाइड की झिल्ली के भीतर की ओर होता है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन और O2 कहाँ मुक्त होंगे? तो ये ल्यूमन में, ल्यूमन का मतलब कैविटी में, गुहा में, या रिक्त स्थान कह लीजिए। ये ल्यूमन है थाइलाक्वाइड की, ये उसकी मेम्ब्रेन है। ये फोटो सिस्टम 2 जो उसके मेम्ब्रेन पे है, उससे एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जल विघटन केंद्र, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पे अंदर की तरफ, झिल्ली के अंदर की तरफ। तो ल्यूमन में रिलीज करता है किसको? प्रोटॉन को, ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं फोटो सिस्टम 2 को, ऑक्सीजन हवा में चली गई और प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठे होने लगे। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल विघटन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चक्री व चक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक और टॉपिक इसी चैप्टर का, चक्री और अचक्री फोटोफॉस्फोरिलेशन। जीवों में ऑक्सीकरण पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचयन करने की क्षमता होती है। तो ऑर्गेनिजम्स में
ऐसे पदार्थों से जिनका कि ऑक्सीकरण हो सकता हो, ऑक्सीडेशन हो सकता हो। तो ऐसे पदार्थों का फूड आर्टिकल्स कह लीजिए ऑक्सीडाइजेबल, जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता हो, उनको ऑक्सीडाइज करेंगे तथा उससे निकली ऊर्जा, उससे जो ऊर्जा निकली है उससे बंद ऊर्जा के रूप में संचयन करने की क्षमता, उससे निकली ऊर्जा को बंद ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेने की क्षमता होती है। तो ऑक्सीडाइजेबल जो यौगिक हैं उनका ऑक्सीडेशन करने से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बॉन्ड्स के फॉर्म में। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में संजोए रखती है। तो एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बच्चा, अंडरलाइन कर लो मेरे बच्चे। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो फास्फोरिलेशन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटीपी जनरेटेड बाय सेल्स। फास्फोरिलेशन एटीपी प्रोडक्शन, ADP plus inorganic phosphate ATP, production of ATP is known as phosphorylation and it could be of three type, तीन तरह का है, photophosphorylation, oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation। substrate level phosphorylation, photophosphorylation कहाँ होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में, जब ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए एटीपी का सिंथेसिस। फिर से सुन लो, ध्यान लगा के सुन लो, है ये सच्ची कहानी, सुनी किसी से, कह रहा हूँ अपनी जुबानी कि भाई फोटोफॉस्फोरिलेशन सूरज की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से जब एटीपी का निर्माण किया जाता है तो उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ऑक्सीडेशन होने वाले यौगिकों का जब ऑक्सीडेशन होता है उस एनर्जी से बनते हैं रिड्यूसिंग पावर, और उन रिड्यूसिंग पावर का जब ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में वाया ईटीएस होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तब बनते हैं एटीपी। इस तरह से जो एटीपी बने वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहे जाते हैं। और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में सीधे ही सबस्ट्रेट से फॉस्फेट मॉइटी ट्रांसफ़र करी जाती है एडीपी पे, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये बॉन्ड बनने के लिए एडीपी का जनरेशन, एटीपी में जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी सिंगल स्टेप पे रिलीज होती है, इसी स्टेप पे सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से। तो एटीपी जब बनता है उसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? 3 तरह का फास्फोरिलेशन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। आपसे पूछा जाएगा फास्फोरिलेशन क्या है, एटीपी बनने की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन। ये 3 तरह का फोटोफॉस्फोरिलेशन जब सूरज की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से एटीपी का निर्माण किया जाता है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो कि होता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अभी आपको समझाया, जो रिड्यूसिंग पावर बनती हैं NADH2 या FADH2, वो रिड्यूसिंग पावर का जब ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पार्टिसिपेट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। जैसे आपके क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे भी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट रिडॉक्स पोटेंशियल के उसमें अधोगामी जब आते हैं इलेक्ट्रॉन तो इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि उसकी सहायता से निर्माण हो जाए एटीपी का, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। आइए, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है।
तो एनर्जी तो चाहिए भैया। एनर्जी किसने दी? सनलाइट ने। जब दो फॉस्फेटिक क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें PS2 पहले और PS2 दूसरे क्रम में कार्य करता है, तो इस क्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो फास्फोरिलेशन समझ गए आप। फोटोफॉस्फोरिलेशन, देखिए फास्फोरिलेशन पहले आप समझे, बहुत ध्यान दो बच्चा। फास्फोरिलेशन समझे, फास्फोरिलेशन दो तरह का, कैसा जी? फोटोफॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल तीसरा। फोटोफॉस्फोरिलेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक में जब PS2 और PS1 जेड स्कीम दोनों जब पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकले कहाँ से निकले? PS2 के रिएक्शन सेंटर से, वो वापस लौट के घर नहीं आते। तो घर से जो निकला खप गया यहाँ पे। इस तरह का जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में ADP तथा एकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का संश्लेषण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें PS2 पहले तथा PS2 दूसरे क्रम में कार्य करें। ओके जी। तो पहले बैटिंग करने कौन आया? KL राहुल। दूसरे नंबर पे आया पुजारा। इनके जो नाम रखे गए PS2 PS1 उनके डिस्कवरी के क्रम से रखे गए कि ये डिस्कवर पहले पुजारा पहले खोज लिया गया, KL राहुल बाद में खोजा गया। ठीक है, ये इस क्रम में नहीं रखे गए कि बैटिंग ऑर्डर में पहले हम उसका नाम लें फिर उसका नाम लें। तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यह दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े हैं भाई। तो PS2 से निकला इलेक्ट्रॉन ग्राही ने पकड़ा, ETS से आया PS1 पे, PS1 से ग्राही ने पकड़ा और यहाँ NADP+ ने उसको एक्सेप्ट करके NADPH बना दिया। ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ATP तथा NADPH दोनों का ही निर्माण। तो रिड्यूसिंग पावर हमारी, अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा तो ATP भी बनेगी और NADPH+H+ भी बनेगा, दोनों बनेगा। अब आप आइए केवल एक में, जब केवल PS1 क्रियाशील होता है, PS2 क्रियाशील नहीं है, तब इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। तो उड़ पंछी वापस जहाज पे आ गए, वही वाली बात, इलेक्ट्रॉन निकला और वापस यहीं आ गया, इलेक्ट्रॉन निकला वापस यहीं आ गया। इस तरह का जो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहता है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल PS1 का पार्टिसिपेशन है, PS2 का पार्टिसिपेशन नहीं है। तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है, घूमेगा, यहीं घूम रहा। और फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेले में होता है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कब, कैसे, कहाँ, क्यों, स्ट्रोमा लैमेले, जो ग्रैना हमारे हैं उनको जोड़ने वाली ये पट्टिका, क्योंकि यहाँ पे केवल PS1 होता है, PS2 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हो रहा है स्ट्रोमा लैमेले में, वो कैसा फास्फोरिलेशन हो रहा है? वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, बिकॉज PS2 इज नॉट प्रेजेंट ओवर स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, तो ग्रैना की झिल्ली अथवा लैमेला में PS1 तथा PS2 दोनों होते हैं। ग्रैना की झिल्ली, इस झिल्ली पे दोनों हैं, PS1 PS2 दोनों हैं, तो यहाँ नॉन साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन स्ट्रोमा लैमेले पे PS2 नहीं है, केवल PS1 है, तो कौन सा होगा? साइक्लिक फास्फोरिलेशन ही होगा। जबकि स्ट्रोमा लैमेले झिल्लियों पर PS2 तथा NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। NADP+ का जब रिडक्शन होता है NADPH+H+ में, तो यहाँ पे एंजाइम NADP+ रिडक्टेज है, तो यहाँ पे ये एंजाइम भी नहीं है स्ट्रोमा लैमेले पे। फोटो सिस्टम 2 भी नहीं है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP में पारित नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जो अगले हायर ऑर्बिट में गए, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने पकड़ा, NADP पे वो ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि वापस फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स में आ जाता, में आ जाएगा। तो इस तरह से चक्रीय प्रवाह हो रहा है। चक्रीय प्रवाह में केवल ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का संश्लेषण होता है, ना कि NADPH+H+ का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 680 से ऊपर हो। तो देखिए, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होने के 2 कारण हैं। एक तो PS2 हो ही मत, और दूसरा अगर PS2 हो लेकिन आप उसको एक्टिवेट ना होने दें।
अब आप समझिए कि अगर आपका कोई बैट्समैन, आपकी टीम का बैट्समैन 130 किलोमीटर की ही गेंद खेल सकता है और कोई बॉलर है जो 145 की स्पीड से बॉलिंग करता है, तो इसका होना ना होना, ये बैट्समैन बेकार हो जाएगा। तो आपका ग्रैना की जो झिल्लियाँ हैं वहाँ पे PS1 PS2 दोनों हैं, और स्ट्रोमा लैमले पे केवल, यहाँ पे केवल PS1 है। तो यहाँ पे तो केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही होगा, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही हो अगर 680 के बियॉन्ड की, इससे ऊपर की लाइट की वेवलेंथ की लाइट इस पर पड़ रही है। तो 680 वाला जो PS2 का रिएक्शन सेंटर था वो 680 के ऊपर तो बेकार है, 680 के ऊपर की लाइट को पकड़ ही नहीं पाएगा, कैच ही नहीं कर पाता। तो अगर 680 के बियॉन्ड की वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य इस पर पड़ेगी तो ये अपने आप फोटो सिस्टम 2 स्विच ऑफ हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, केवल फोटो सिस्टम 1 एक्टिव बना रहेगा, तो केवल साइक्लिक फास्फोरिलेशन होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना। अगले में आपसे रसोपरासरणी परिकल्पना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की और इसके आगे डार्क रिएक्शन की बात करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपसे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। इम्पॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर और इसको मैं कल शाम तक ख़त्म कर दूंगा। अगले 3 लेक्चर में आपका ये 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा और इसके फिर क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, अपनी तैयारियों को दुरुस्त करते रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।